देखो जरा, अगर फर्स्ट क्वेश्चन एक स्क्वायर में अगर चारों ए दिए हुए हैं तो इसका आंसर अगर चारों ए है, अगर ये क्वेश्चन है अगर चारों ए हैं तो इसका आंसर जो आएगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल इसमें आएंगे, नंबर ऑफ जीआई आ रहे होंगे 4, टोटल स्टीरियो आइसोमर भी आएंगे 4 एंड पेयर ऑफ एनेंसोमर आएंगे 4, सॉरी 0। सबका आंसर यही आया फर्स्ट क्वेश्चन का। बोलो बेटा। हाँ सर। इसमें देखो 4 स्ट्रक्चर कौन से होंगे? एक तो चारों ए ऊपर, चारों ए ऊपर है या चारों ए नीचे, ये तो बात एक ही है। उसके बाद कोई 3 ए ऊपर और एक ए नीचे। अब 3 अंदर एक बाहर, वो भी सेम है। अब ये 2 ऊपर, अब कोई भी ये 2 करो, ये 2 करो, ये 2 ऑल आर सेम थिंग है ना, बिकॉज स्क्वायर है तो सिमेट्रिक होता है। उसके बाद डायगोनली ऊपर है। फोर्थ स्ट्रक्चर ये हो सकता है, डायगोनली एक साथ कर दो। So these are 4 geometrical isomer. These are 4 geometrical isomer. ये देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये भी इनएक्टिव होगा, ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ये भी इनएक्टिव होगा, ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ये भी इनएक्टिव होगा, ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इनका मिरर इमेज डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर तो होगा नहीं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो पेयर ऑफ एनेंसोमर नहीं होंगे। तो टोटल के लिए क्या करते थे? इनएक्टिव में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल विल बी 4। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नाउ देखो सेकंड क्वेश्चन। इफ वी आर हैविंग 3a and 1b, if we are having 3a and 1b, तो इसका देखो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो तो यही होगा, चारों वैलेंसीज ऊपर हो जाए। जो सेकंड स्ट्रक्चर होगा वो 3a ऊपर कर दो और एक b नीचे कर दो, या फिर b को ऊपर रखो 2a के साथ, ठीक है, और ये b के सामने वाला a नीचे कर दो। और एक आप ऐसा भी कर सकते हो, b के बगल वाला a नीचे कर दो। So these two valencies, these two structure will be different. क्लियर है बात? तो 3-3 वाले 2 पेयर बनेंगे, 2-2 वाले। अगर ये दोनों ए मैंने एक साथ डाल दिए तो ये दोनों ए बी तो अपने आप एक साथ हो गए। Now we cannot have different structure by keeping 2a same on adjacent side. एक क्या आ जाएगा? अब देखो ये ए आपने सेम साथ रखा, ये ए साथ रखो, है ना, या ये ए भी साथ रखो, सब हो गया ना इसमें। Now one we can draw diagonal, तो ए साथ में रखा और ये ए भी साथ में रखा। So these are 6 structure। इनमें बताओ अगर कोई कॉमन हो तो। नहीं है सर। इनमें अगर कोई कॉमन हो
और ये कैसा आ जाएगा इनएक्टिव, ये कैसा आएगा इनएक्टिव, ये कैसा आएगा इनएक्टिव, ये कैसा आएगा बताओ। बोलो। इसमें क्या किसी प्लेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी? देखो ऐसे नहीं आ रही है, ये अलग है, अलग साइड है, ऐसे नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी, ऐसे, ये आएगा आपका एक्टिव। चेक कर लो, पीओएस और सीओएस चेक कर लेना बस। तो सीओएस आने का तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ, क्यों? क्योंकि ए के डायगोनली बी है, तो देयर इज नो चांस ऑफ सीओएस, सिर्फ पीओएस चेक कर लो। ये भी आपका एक्टिव आएगा, ये आपका इनएक्टिव आएगा। तो बेटा बताओ इसमें टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे 6, उसमें से 4 होंगे इनएक्टिव और 2 होंगे एक्टिव। क्लियर है बात बेटा ये वाली? हाँ सर। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। टोटल 4 into 1 plus 2 into 2, so that will be 8। और पेयर ऑफ एनेंशियोमर कितने होंगे? 2। बेटा ये बात समझ आ गई? यस सर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ए बी बी, ए और ए डायगोनली है, बी और बी डायगोनली है। देखो जरा, ए और ए डायगोनली है और बी डायगोनली है। देखो चारों ये चारों ऊपर हो सकते हैं। अब 3 के केस में बेटा एक बार आप इस बी को छोड़ दो। अब समझना ध्यान से, इस बी को आप सेपरेट करो या इस बी को सेपरेट करो, ठीक है? बोथ आर आइडेंटिकल, यस और नो? यस सर। बिकॉज बेटा ये वाला बी जब अंदर हुआ तो दोनों के एडजेसेंट में ए है और सामने बी है। जब आप ये बी अंदर करोगे तो उसके सामने भी बी होगा और एडजेसेंट में ये। और अब आप इस ए को सेपरेट कर लो, इस ए को सेपरेट करना और इस ए को सेपरेट करना भी सेम बात है। अब देखो दो के पेयर में ये ए और बी है। अब आप कोई भी पेयर ले लो, ये पेयर लिया तो ये अपने आप सेपरेट हो गया, ये पेयर लोगे वो भी तो ए बी ही है, तो ये लो ये लो ये लो या ये लो, एडजेसेंट में एक ही आएगा। और डायगोनली में एक ले लो, ए, तो ये बी और बी अपने आप सेपरेट हो जाए। बेटा इसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे 5। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आएंगे? 5। और ये आपका इनएक्टिव होगा, ये आपका इनएक्टिव होगा, ऐसे प्लेन में कट कर दो। ये इनएक्टिव होगा, ऐसे कट कर दो। और ये भी बेटा इनएक्टिव होगा। पता है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। बी के अपोजिट बी, ए के अपोजिट ए। डायगोनली अगर एवरीथिंग इज अपोजिट एंड सेम तो सीओएस होता है। ये समझ आ गया बात? इसमें बेटा पीओएस नहीं होगा, ऐसे कट करने पे, ऐसे कट करने पे, ऐसे ऐसे ऐसे, सीओ पीओएस नहीं आएगा, इसमें सीओएस आएगा। और ये भी इनएक्टिव होगा। तो बेटा टोटल कितने हो जाएंगे? 5। और पेयर ऑफ एनेंशियोमर कितने होंगे? 5, 0। all are optically inactive. So this is your third question, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा ये एग्जाम में पूछा जाता है।
फोर्थ क्वेश्चन, जब ए और ए एडजेसेंट पर है और बी और बी एडजेसेंट पर है, देखो जरा, ए बी और बी, एक तो ये हो गया। अब बेटा ये बताओ, ये दोनों ए आइडेंटिकल है इन ऑल एस्पेक्ट या डिफरेंट? बेटा इस ए के बगल में समझो ध्यान से, एक ए है और एक बी है। इस ए के बगल में एक ए है और एक बी है। इस ए के सामने भी है, इस ए के सामने भी है। सो बेसिकली बोथ आर आइडेंटिकल ना। बोलो बेटा। सर आपका क्वेश्चन समझा सर। नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि बोथ ए आर आइडेंटिकल, दीज ग्रुप्स आर आइडेंटिकल बिकॉज बोथ आर ए ना। हाँ सर। बट लोकेशन वाइज भी आइडेंटिकल है क्या? नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इस ए को अंदर रखूं और मैं इस ए को अंदर करूं, बोथ विल बी सेम और डिफरेंट? सेम। अभी ये अंदर है तो इसके बगल में ए है, इसके भी बगल में ए है और इसके सामने भी है। इसके बगल में ए, इसके बगल में बी, तो एक एडजेसेंट, एक नेबर इसका क्या है, एक नेबर है ए, एक नेबर इसका बी और डायगोनली बी है। और अगर मैं ऐसा कर दूं ए ए बी और बी, तो ये भी तो सेम है ना। इसका एक नेबर कौन है ए, एक नेबर कौन है बी, इसके सामने भी क्या है बी, तो आइडेंटिकल होगा ना बेटा ये दोनों। हाँ सर। सर वो एनंशियोमर्स होंगे ना दोनों? हाँ उसका मेरा रिलीज हो जाएगा। अभी वो क्या होंगे वो देख लेंगे। अब देखो दिस कैन बी डिफरेंट स्ट्रक्चर, दोनों ए सिलेक्ट कर लिए मैंने। अब एडजेसेंट में मैंने ए और बी सिलेक्ट करा, व्हाट वी कैन डू, दिस ए बी, ये ए बी हो रहे हैं, ये ए थे, ए बी थे, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा बोलो? ये डिफरेंट होगा ना। हाँ तो ये दो दो वाले और एक डायगोनली करो, ए बी, तो ए बी, तो देखो ए दो दो वाले तीन हो गए। अब तीन तीन एक साथ करने वाले, अभी ए को अपन ने सेलेक्ट करा था, अब आप बी को सेपरेट कर दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों डी भी क्या होंगे, आइडेंटिकल। तो इसके जो स्ट्रक्चर आएंगे वो कितने आएंगे, 6। These 6 स्पेशियल अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट। तो नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे, 6। टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जरा, ये बेटा इनएक्टिव आएगा, ये एक्टिव आ जाएगा, चेक कर लो आप। ये इनएक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा और ये एक्टिव होगा। तो टोटल हो जाएंगे 4 into 2 plus 2 into 1, टोटल विल बी 10, पेयर ऑफ एनेंसोमर विल बी 4। बेटा ये बात सबको समझ आ गई? बोलो। हाँ सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सर इसका भी फोटो डाल सकते हो क्या, स्पेशली ये एक्टिव वाले? हाँ अभी डालता हूँ। 5th क्वेश्चन नंबर 5 और कर ले। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
इसमें बेटा दो ए थे और ये दोनों बी और सी। इसमें बेटा बताओ, ये दोनों ए देखने में तो सेम है बट लोकेशन वाइज सेम है क्या? सर बोलो। नहीं सर। नहीं। तो बेसिकली वी विल हैव टू ट्रीट दीज टू ग्रुप्स डिफरेंटली। देखो, दो ग्रुप तब सेम होते हैं बेटा जब वो देखने में भी सेम हो और उनको लोकेशन वाइज भी सेम हो। यस और नो? सो नाउ आई विल हैव टू ट्रीट this A differently, so I can assume a D. Yes or no? Because there is no chance of symmetry, there is no chance of plane of symmetry. आप कैसे भी करके देख लो, ये चीज आप विजुलाइज करो। अगर ये स्मार्टनेस अगर आप में आ जाएगी तो बिना ड्रॉ करे आप बता सकते हो। ड्रॉ करके तो आप बना ही सकते हो। देखो, देखो जरा, ए बी और सी, दिस विल बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। नाउ अब एक बार इस ए को अंदर कर दो, अब इस ए को अंदर करना और इस ए को अंदर करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। यस और नो? बोलो। हाँ सर। एक बार इस बी को अंदर कर दो, एक बार इस सी को अंदर कर दो। एक बार आप क्या करो, इन दोनों ए को साथ में कर दो, तो बीसी अपने आप साथ हो जाएंगे। बोलो। और एक बार आप इस बी और ए को साथ में कर दो, तो ये ए और सी अपने आप हो जाएंगे और एक डायगोनली। कितने स्ट्रक्चर हो गए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे? 8। टोटल कितने हो जाएंगे? 16। पेयर ऑफ एनाइसोमर कितने होंगे? 8। बेटा ये क्वेश्चन सुनो, दिस इज कंप्लीटली डिसिमेट्रिक व्हेन ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब ये मत बोलना सर ये दोनों सेम है। बेटा ये दोनों देखने में सेम है बट लोकेशन वाइज डिफरेंट है। तो बेसिकली दीज आर एक्चुअली में 4 कायरल सेंटर। तो इसके टोटल कितने आने होते हैं? 2 to the power 4। ये चमक गया था मेरे को। सो टोटल आने 16। एंड ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई सिमेट्री का चांस ही नहीं है, इसलिए ज्योमेट्रिकल कितने आए होंगे? स्पेशियल अरेंजमेंट 8 आए होंगे और वो 8 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इसलिए मैं, आपने देखा होगा मैंने 8 स्ट्रक्चर बनाए थे। तो जो मैं जिस सेंस से मैं बोलना चाह रहा हूँ वो बात आपको समझ आई? हाँ सर। If there is Yes, no sir. chance of symmetry, if there is no chance of symmetry, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। Now we can directly say about question number 6। अगर मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं, देखो what we can say। देखो, अगर एक 5 मेंबर रिंग है, A B C D, अब देखने वाले लोग देखेंगे कि सर ये दोनों सेम है। भाई ये दोनों सेम है बट ये दोनों डेफिनेटली डिफरेंट है। सो वी कैन ट्रीट। अब देखो टोटल कितने आएंगे? टोटल स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आएंगे इसके? 2 to the power 5, दैट इज 32। तो डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आए होंगे बेटा? 16। और वो 16 क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। तभी पेयर ऑफ एनाइसोमर कितने होंगे? 16। बेटा ये बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इफ मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली डिसिमेट्रिक, if molecule is completely disymmetric or all substituents are different, तो ये दोनों ए डिफरेंट थे। अब बेटा ये दोनों ए डिफरेंट नहीं है। देखो इसमें ये दोनों ए डिफरेंट नहीं है बिकॉज इनमें अभी COS POS आ सकता है, इसमें कभी नहीं आएगा।
इसमें कभी नहीं आएगा, आप देख लो। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं, इस तरीके से हम ये ज्योमेट्रिकल के क्वेश्चन साइक्लिक वाले कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दिस इज अ साइक्लोहेक्सेन रिंग एंड वी आर हैविंग 2 OH एट द सेम साइड। तो बेसिकली इसका नेम क्या होगा, सिस साइक्लोहेक्सेन, सिस साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई ऑल, यही इसका नेम होगा। अब देखो इसमें 3 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, what will be its most stable conformer? What will be its most stable conformer? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, what will be most stable conformer in PPS? And third question है, what will be most stable conformer in non-polar solvent? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्सेन, अच्छा ये तो मालूम होगा, बोट, चेयर, ट्विस्ट बोट, उन सब फॉर्मेट में बनते हैं। तो जो साइक्लोहेक्सेन का जो नॉर्मली मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है वो चेयर फॉर्म होता है। तो अब आपको 1,4 का मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है, ठीक है, इन नॉर्मल कंडीशन इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड एंड इफ पीपीएस इज स्पेसिफाइड एंड इफ नॉन पोलर सॉल्वेंट इज स्पेसिफाइड। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर जेई में आएगा इसमें, मैं बता रहा हूँ इसको मोस्टली बच्चे गड़बड़ कर देंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्व करो इसको। देखो बेटा, ये तो हमें मालूम ही है, इसका कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, चेयर फॉर्म, ठीक है। कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, चेयर। तो चेयर में अगर आप देखो तो ये फर्स्ट पोजीशन अगर मान लें, इफ दिस इज फर्स्ट देन दिस विल बी फोर्थ, और फर्स्ट और फोर्थ पे ये होते हैं उनके एक्सियल और इक्वेटोरियल फॉर्म। क्लियर है। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं कि जो बल्की ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पे चला जाए। तो ये OH अगर इक्वेटोरियल पर है तो ये H ऊपर होगा और ये OH नीचे होगा। नाउ वी विल हैव टू पुट another OH at axial and at equatorial it will be, now this is cis diol और वो भी 1,4 पर। क्लियर है। और साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। एक इसका बोट फॉर्म भी होता है बेटा, इसका कौन सा फॉर्म होता है, बोट फॉर्म। ठीक है। बोट फॉर्म में क्या प्रॉब्लम होता है, ये नॉर्मली ये फ्लैगपोल रिपल्सन होता है, बट ये क्लियरली दिख रहा है कि इन दो ग्रुप में, देखो 1 2 3 4, इन दो ग्रुप में 2 OH की वजह से क्या हो गया, हाइड्रोजन। एक्चुअली में इन रियलिटी अगर आप फ्रेम देखो तो समझो ध्यान से, इन रियलिटी जो बोट फ्रेम होता है वो 7 to 8 किलोजूल पर मोल एनर्जी उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ दिस। पहले क्या होगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन होंगे,
दोनों हाइड्रोजन की वजह से उसको बोलते हैं फ्लैग पोल रिपल्सन। उसकी वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। बट उस रिपल्सन की वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा हुई, और अभी वो हो गया है अट्रैक्शन, बिकॉज एट 1 and 4 point वी आर हैविंग OH। सो इन जनरल क्या हो जाएगा, ये आपका चेयर फॉर्म है और ये आपका बोट फॉर्म है। तो डेफिनेटली ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि बोट फॉर्म ज्यादा होगा। तो अब अगर कुछ ना बोला जाए तो हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही बताते हैं, बिकॉज हमें सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से कोई मतलब नहीं है इसमें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो हम कौन सा वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, बोट वाला, और वो कुछ ऐसा होगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बोट फॉर्म। दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल वन, एंड द सेम विल बी इन नॉन पोलर। नॉन पोलर में भी क्या होगा, ऐसे ही होगा, मतलब इसका भी बोट फॉर्म हो जाएगा, इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब समझो बेटा ध्यान से, जब इसको हमने पीपीएस में डाल दिया तो पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटर्नली करने लगेगा। जब एक्सटर्नली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी करने लगेगा तो इनके बीच का बॉन्डिंग थोड़ा सा डिमिनिश होगा, थोड़ा सा खराब होगा। और दूसरी बात, जिससे स्टेबलाइजेशन हो रहा था, ये खुद 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, 3 यहाँ 3 यहाँ। तो होता क्या है, पीपीएस में दिस फॉर्म विल बिकम मोर स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ 6। अब आप बोलोगे इसमें से 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे, बेटा इसका एक लोन पेयर एक पानी के H से जुड़ जाएगा, दूसरा लोन पेयर दूसरे पानी के H से जुड़ जाएगा, तीसरा H अगले वाले पानी के लोन पेयर से जुड़ जाएगा। तो 3 यहाँ इंटरेक्शन होंगे, 3 यहाँ इंटरेक्शन होंगे, और टोटल 6 इंटरेक्शन होंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे भी 6 इंटरेक्शन होंगे, बट वो इन इंटरेक्शंस को क्या कर रहा होगा, कमजोर कर रहा होगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये बात आप याद रखना, जहां पे भी इंटरनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से फॉर्म आपका स्टेबल हो जाता है, दूसरा वाला कोई, ठीक है। पीपीएस में अगर आप डाल दोगे तो नॉर्मल वाला आपका स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आप पिक कर सकते थे, थोड़ा सा हल्का सा सोचना था। यहाँ पे देखो ये स्टेबलाइज्ड क्यों था, बिकॉज ऑफ दिस बॉन्डिंग। और जब आपने पानी में डाल दिया तो पानी में डालने से तो ये भरपूर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इनफैक्ट इसमें क्राउडेड हो गया। अब इसमें 6 नहीं हो पाएंगे, देखो आप ये पास पास जा रहे हैं, तो इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने की वजह से अगेन ये क्या हो जाता है, ज्यादा। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, फैक्चुअल प्रॉब्लम है, बट इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी है। लॉजिक है इसलिए ये एग्जाम में आ सकता है। एक बार ये आ जाएगा तो आपको सारी बुक्स में मिलने लगेगा। अभी ये बहुत कम बुक्स में दिया हुआ है। अब एक इसका बनाओ मोस्ट स्टेबल। और इसका मोस्ट स्टेबल बनाना है आपको। इसका मोस्ट स्टेबल, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाओ। ये दोनों टर्सरी ब्यूटाइल है 6 पोजीशंस पर, वो भी 1 and 4 पोजीशन पर। 1 and 4 पोजीशन पर अब देखो इसमें बोट में और प्रॉब्लम होगा। एक बात देखो जरा, चेयर इसका क्या होगा, इसका अगर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप बनाओ तो इसको चलो आप डाल दो टर्सरी ब्यूटाइल को, यहाँ इक्वेटोरियल पे डाल दिया, तो ये आपने डाला डाउनवर्ड। अब अगला तो आपको यही डालना पड़ेगा, डाउनवर्ड ही डालना पड़ेगा ना। तो याद रखना 1 3 जो डाई एक्सियल इंटरेक्शंस होते हैं, ये वाले इंटरेक्शंस 1 3 5 इंटरेक्शंस, इनमें एक बात याद रखना ध्यान से, अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप, अगर बल्कि ग्रुप टर्सरी ब्यूटाइल है, ये यहाँ पे हो ही नहीं सकता, इतना स्ट्रेन बढ़ जाता है और ये हल्का सा ट्विस्ट कर जाता है और वो क्या बन जाता है, ट्विस्ट बोट। अब यहाँ बोट में क्या प्रॉब्लम है, बोट में यहाँ वो प्रॉब्लम तो है ही जो वहां होती है ना। तो इसलिए ये फॉर्मेट जाता है ट्विस्ट बोट में।
और इसको आप ऐसे बना सकते हो। देखो जरा कैसे, 1 2 3 4 5 6, या आप ऐसे कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 1 और 4 पर इस तरीके से आप टर्सरी ब्यूटाइल लगा सकते हो, ऐसा ट्विस्ट बोट आप बना सकते हो। तो ये केस एक ऐसा होता है जिसमें ट्विस्ट बोट ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जो बोट है ऐसे ऐसे बोट होता है, इसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट करने से ये जो टर्सरी, या फिर आप एक बिल्कुल की पॉइंट दिमाग में रख ही लो, टर्सरी ब्यूटाइल कैन नॉट बी एट एक्सियल पोजीशन। टर्सरी ब्यूटाइल एक्सियल पोजीशन पे किसी भी कन्फर्मर में हो ही नहीं सकता है, तो बस उसको हमें एक्सियल को अवॉइड करना है, इसलिए इसका चेयर स्टेबल नहीं है। तो ये थोड़े से 2-3 क्वेश्चन फेमस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप क्या याद रखोगे, सिस 1,4 डाई टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन ट्विस्ट बोट में जाता है, ठीक है। और जो 1,4 सिस डाई ऑल साइक्लोहेक्सेन है वो चेयर में जाता है। होपफुली ये दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी। जो एसिडिक रेडिकल होते हैं उसमें पहला ग्रुप होता है SST, नहीं आता काम। SST नहीं आता काम। इस S मतलब होता है सल्फाइड, इस मतलब होता है सल्फाइड, इसका मतलब होता है थायोसल्फेट, नहीं मतलब नाइट्राइट, आता मतलब एसीटेट, और काम मतलब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। क्या याद रखना है, SST नहीं आता काम। ये एसिडिक रेडिकल में बेटा पहला ग्रुप होता है जिसका ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट एसिड। क्या होता है बेटा इसका ग्रुप रिएजेंट, डाइल्यूट एसिड। सबसे पहले अगर आपको एनाइन चेक करने हैं तो सबसे पहले आप उसमें डाइल्यूट एसिड डाल दो। डाइल्यूट एसिड अगर आप डालते हो तो ये H2S गैस दे देता है। क्या दे देता है, H2S गैस। ये क्या दे देगा, SO2 गैस। ये क्या दे देगा, सल्फर का पीपीटी प्लस SO2 गैस। क्लियर। ये देता है आपको NO2 गैस। ये देगा आपको एसीटेट एसिटिक एसिड, विनेगर का वेपर आता है, विनेगर लाइक स्मेल आता है। और ये दोनों आपको देंगे CO2 गैस। क्लियर बेटा, इतनी बात क्लियर है। SST नहीं आता काम। अगर ये एनोइनिक रेडिकल है तो डाइल्यूट एसिड डालने पर ये वेपर्स मिल जाती हैं, और अगर डाइल्यूट एसिड डालने पर किसी भी सॉल्ट में अगर वेपर मिल रहा है तो डेफिनेटली वो इन्हीं में से एक होगा। क्लियर है इतना, बोलो बेटा। सल्फाइड में H2S, सल्फाइड में SO2, थायोसल्फेट में सल्फर प्लस SO2, NO2 माइनस में NO2 गैस, इसमें एसिटिक एसिड की वेपर्स और इसमें CO2। क्लियर है बात? हाँ सर। सर NO2 माइनस की जो टेस्ट है इसमें, वो वहां पे कुछ वो N ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो HCl वगैरह से भी टेस्ट होगी क्या? इनिशियली NO निकलता है, दैट इज कलरलेस। वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, हाँ, ओके। दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप। अगर बेटा डाइल्यूट से नहीं निकलता है, अगर डाइल्यूट से नहीं निकलता है तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालते हैं। अगर डाइल्यूट से नहीं निकला कोई गैस तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालते हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में बेटा ये होता है CVI ने पकड़े ऑक्स, CVI ने पकड़े ऑक्स, मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, वहां नाइट्राइट था या नाइट्रेट है, और पकड़े सिर्फ फिट करने के लिए, स्टेटमेंट पूरा करने के लिए, एंड ऑक्स मतलब ऑक्सिलेट। ये ऐसे रेडिकल होते हैं बेटा जिनमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालने पे गैस निकलता है, और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालने पर इसमें गैस निकलता है HCl। इसमें बेटा
ये बहुत अच्छे क्या है, खुद ऑक्सीडाइज होने वाले। तो यहाँ Br2 निकलता है, यहाँ I2 निकलता है, और यहाँ NO2 ही निकलता है क्योंकि इनका करेक्टरिस्टिक गैस NO2 ही है, और यहाँ पे इनका करेक्टरिस्टिक गैस होता है CO प्लस CO2। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालने पर अगर गैस निकला, अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालने पर अगर गैस निकला, तो डेफिनेटली वो CBI ने पकड़े ऑक्स होंगे, और डाइल्यूट पे नहीं निकला और कॉन्सेंट्रेटेड में निकला तो ये होंगे। उसके बाद बेटा एक ग्रुप होता है, ये याद हो जाएगा, CBI ने पकड़े ऑक्स। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, क्लोराइड में HCl गैस निकलता है, ब्रोमाइड में Br2, I में I2। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये Cl2 नहीं बना रहा है, बिकॉज Cl2 से Cl माइनस ज्यादा फास्ट होता है। क्लियर है बात? बोलो बेटा। हाँ नेक्स्ट देखो, थर्ड ग्रुप होता है स्पेशल ग्रुप। थर्ड ग्रुप होता है स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप में याद रखना BSF प्लस, B मतलब बोरेट, S मतलब सल्फेट, F मतलब फ्लोराइड, और PO मतलब फॉस्फेट। क्लियर है? इनको हम स्पेशल तरीके से अलग करेंगे। इनमें ये ऐसे होते हैं बेटा जिनमें ना तो डाइल्यूट डालने पे कोई गैस निकलेगा, ना कॉन्सेंट्रेटेड डालने पे कोई गैस निकलेगा, और इनका टेस्ट हम स्पेशल तरीके से करते हैं। जैसे सल्फेट का टेस्ट मैं बता चुका हूं, आज सारे बाराती पागल होंगे, अगर आप उनमें से कोई मेटल आयन डाल दो तो यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। उसी तरीके से फॉस्फेट और बोरेट, बोरेट का तो एक बहुत ही शानदार टेस्ट है, बोरेट का एक बहुत ही शानदार टेस्ट है, वो बता देता हूं। बोरेट में क्या करना रहता है, आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आप डालो, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालने पर बेटा बनता है, इसमें कोई गैस तो नहीं निकलेगी, ये तो कंफर्म है, लेकिन बनता क्या है, H3BO3, और H3BO3 लिक्विड फॉर्म में होगा। लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, ठंडा कर दोगे तो। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर है ये बात? बोलो बेटा। हाँ इसमें बहुत जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 2 डायमेंशनल शीट टाइप का बन जाता है, याद है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो होता क्या है, इट्स नॉट अ वोलाटाइल कंपाउंड, ये वोलाटाइल कंपाउंड नहीं है। अगर ये वोलाटाइल कंपाउंड होता तो फिर ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में आ जाता। तो होता क्या है, जैसे कहीं पे अगर बोरेट सॉल्ट है, उसमें अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाला तो वो बोरिक एसिड का क्रिस्टल एंड क्लियर सॉल्यूशन देता है, बोरिक एसिड बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर पाउडर्ड फॉर्म में होगा। ठंडा कर दोगे तो सॉलिड होगा, नॉर्मल कंडीशन में रखोगे लिक्विड होगा, बट इसमें वोलेटाइल नेचर नहीं होता। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ यहाँ पे हम मिलाते हैं C2H5OH। क्या मिलाते हैं? C2H5OH, और C2H5OH अल्कोहल है और ये एसिड है। फिर ये ना बन के क्या बनेगा, देखो, BOC2H5, OC2H5 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, बिकॉज बोरिक एसिड का इसका H और बोरिक एसिड का OH निकल के पानी लिबरेट हो जाएगा। बोलो। और इसमें बेटा कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ। अरे बोलो हाँ भाई। सर। यस सर। उसके बाद बेटा इनमें OH नहीं है तो इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गया, एंड दिस विल बिकम वोलेटाइल कंपाउंड। तो क्या होता है बेटा, ये कलरलेस वेपर निकलने लगती है। क्या होने लगता है? ये कलरलेस वेपर निकलने लगती हैं, और उनमें हल्का सा अगर आप चिंगारी दे देते हो, लाइटर से भी अगर हल्का सा लाइट दे देते हो तो ये जलने लगता है, और ये जलता है ग्रीन फ्लेम से। ये जो वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स है, ये किस फ्लेम के साथ जलेगा? ये शायद आपको पता होगा, ये बेटा सब बच्चे 12th के बच्चे रटे रहते हैं कि बोरिक एसिड है, बोरेट में अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालो, C2H5OH डाल दो, तो ग्रीन एज्ड फ्लेम के साथ जलता है। भाई वो ग्रीन एज्ड फ्लेम के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड कौन है, तो आप नहीं बता पाओगे। ये नहीं है ग्रीन,
ग्रीन ये नहीं है, ये जब जलता है वो ग्रीनेस्ट फ्लेम, जलने के बाद जो सब्सटेंस निकलते हैं वो ग्रीनेस्ट फ्लेम है। बेटा बात समझ आई? हाँ सर। और इसमें भी अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालोगे सल्फेट में तो कोई वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स कहीं नहीं बनता है। आप देखो बेटा फ्लोराइड में भी नहीं बनेगा यार, HF बनेगा, H3PO3। ये बहुत शानदार, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर आप डाइल्यूट एसिड डाल दो या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल दो, इनमें लिक्विड ही बनेगा। क्लियर है? बिकॉज इनमें बहुत जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आप बोरिक एसिड देख लो, आप H2SO4 देख लो, आप HF देख लो, आप H3PO4 देख लो। क्लियर है बेटा? और किसी को भी 300-400 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करोगे तब जाके वोलेटाइल कंपाउंड आने की संभावना है, और उसमें भी जरूरी नहीं है कि वो निकले। तो बेटा ये आपको डिस्कशन समझ आया? हाँ सर। अगर हाँ जेडीली में बोरेट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में दिया है ना? बेटा नहीं, देखो ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बाद इसमें क्या डालना पड़ रहा है यस। C2H5OH। है ना? तो उसने इसलिए डाल दिया क्योंकि इसमें भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल के ही काम कर रहे हैं ना अपन। हाँ। बट वी विल हैव टू ऐड अल्कोहल, अदरवाइज वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि ये बोरेट है या नहीं है। आप सोचो, इस बात को आप फील करो, क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाला, बोरिक एसिड बना। बेटा बोरिक एसिड एक वोलेटाइल सब्सटेंस नहीं है। बोरिक एसिड एक वोलेटाइल सब्सटेंस नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसमें बहुत जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अपनी ही लिक्विड स्टेट में, और उसकी अपनी ही सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो उसको वोलेटाइल बनाने के लिए वी विल हैव टू ऐड C2H5OH, C2H5OH और MEOH, मिथाइल अल्कोहल भी डाल सकते हो। मतलब इतना भी भारी अल्कोहल मत डाल देना कि ये वोलेटाइल नेचर इसका कम हो जाए। ठीक है? तो C2H5OH और MEOH चलेगा। तो अब ये बन गया। अब क्या होता है, जैसे ही आपने C2H5OH डाला तो वेपर निकलने लगा। वो वेपर किसका है? इसका है। ये बेटा वेपर होती है कलरलेस। ये वेपर्स कैसी होती है? कलरलेस। और कलरलेस वेपर को आप हल्का सा आग दे दो, उसको आप हल्का सा चिंगारी दे दो तो वो जलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, बोरोन है, सब जलेगा। तो वो जो जलने का जो उसका जो जलता हुआ वो है, वो ग्रीन कलर से जलता है। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो लोग बोलते हैं ये भाई, ये थोड़ी है ग्रीन कलर, ये तो कलरलेस है। ग्रीन कलर कब आता है? जब ये जलने लगता है, और वो ग्रीन कलर की फ्लेम के साथ जलता है। बेटा बात समझ आई? यस सर। हाँ सर। तो अब देखो, ये एनोइनिक रेडिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बात क्या है, SST नहीं आता काम। और SST नहीं आता काम में यहाँ पे कोई भी आपका 8 नहीं है, मतलब सल्फर और नाइट्रोजन का 8 नहीं है। यहाँ देख लो, सल्फाइड है, सल्फाइट है, थायोसल्फेट T से तो सीधा सीधा। नाइट्राइट है, यहाँ नाइट्रेट नहीं है। S में और N में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आइट है यहाँ पे। ठीक है? सल्फाइड, सल्फाइट, थायोसल्फेट, नाइट्राइट, एसीटेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। CBI ने पकड़े ऑक्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एंड ऑक्सलेट। एंड स्पेशल ग्रुप में जिनमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ कुछ और मिलाना पड़ेगा, उनको मैंने रखा स्पेशल में, एंड दैट इज BSF पुलिस। तो बोरेट, सल्फेट, फ्लोराइड एंड फॉस्फेट। ये समझ आ गया बेटा? अब देखो एक्चुअली में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यार। अब इनका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे अभी किसी दिन। ठीक है? इतना आप याद कर लो पहले, इतना आप याद कर लो। अब देखो मोस्टली यार क्वेश्चन पता जेई में आजकल बहुत इजी क्वेश्चन आने लगे हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक का इतना वो हो गया ना, बच्चा 2 साल में उतना नहीं कर पाता। पहले क्या होता था, लोग 5-5, 6-6 साल तैयारी करते थे, तो तब बहुत भयंकर क्वेश्चन आते थे। अभी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। देखो मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी acidic radical will produce a gas on addition of concentrated
एसिड ओनली, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल दिया और उसमें एक करेक्टरिस्टिक गैस निकले, मतलब कुछ वेपर निकले, और ऑप्शंस आपके एस, वो सारे ऑप्शंस हैं यही। कितना आएगा आंसर बताओ? सारे ऑप्शंस ले लिए मैंने। एसएसटी नहीं आता काम, सीबीआई ने पकड़े ऑक्स, और बीएसएफ पुलिस। कितना आंसर आएगा इसका? बोलो बेटा आंसर। 5। भाई जो कॉन्सेंट्रेटेड में दे रहा है वो डाइल्यूट में तो दे ही देगा। बोलो। सर क्वेश्चन एक बार दिखाएंगे क्या? अरे आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी एसिडिक रेडिकल विल प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक गैस ऑन एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ओनली। यार जो डाइल्यूट में जो गैस दे रहा है वो कॉन्सेंट्रेटेड में तो दे ही देगा। बोलो बोलो बेटा। सर पर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ओनली मतलब कि डाइल्यूट पे नहीं देता ना? हाँ तो ओनली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालोगे, ओनली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालने पे जो गैस दे दे। मैंने क्वेश्चन रॉन्ग समझा। हाँ मैं समझ गया। मेरा कहने का मतलब ये था कि इसमें C2H5OH वगैरह नहीं डालना है। ये क्वेश्चन। बेटा समझ गए ना सब लोग ये? यस सर। हाँ सर। अब देखो जरा, अब इसमें एक्चुअली में क्या है, अगर आप स्मार्ट हैं और आप समझदार हैं तो पता क्या करना और होता है। ब्रोमीन का कलर क्या है, आयोडीन का कलर क्या है, और इसकी करेक्टरिस्टिक जो बहुत ही शानदार रिएक्शन है 3-4 वो याद करनी होती है और सॉल्ट एनालिसिस हो जाता है। जैसे एक आपने टेस्ट सुना होगा, लाइम वाटर टेस्ट सुना है? लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? सर CO2 का। CO2 का आपने सुना है? आपको ये पता है लाइम वाटर टेस्ट SO2 भी देता है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। How you can differentiate between CO2 and SO2? सर KMNO4 या K2Cr2O7 से। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। CO2 फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, तो वो KMNO4 और K2Cr2O7 के कलर को चेंज नहीं कर पाता है, लेकिन SO2 SO3 में जा सकता है, तो फिर वो KMNO4 और K2Cr2O7 के कलर को डिस्चार्ज कर सकता है। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, इन गैसेस के बारे में 7, 8, 10, 10 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? वो पॉइंट हमें एक जगह फिक्स करके लिख लेने हैं। ये चार्ट बन गया, वो पॉइंट्स हम लिख लेंगे, सॉल्ट एनालिसिस में बताऊंगा, क्वेश्चन फिर उसके बाहर आएगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि कुछ फिक्स बातें हैं जो हमें रखनी है, और उन्हीं के आसपास के जो क्वेश्चंस हैं और वैसे क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं। हाँ, इनके इंडिविजुअल टेस्ट करने पड़ेंगे, इनके इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे। तो मैं अभी आपको क्या करता हूँ,
ये सॉल्ट एनालिसिस के जो मेरे नोट्स हैं, जो हम लोग के रेफरेंस नोट्स हैं, वो मैं अभी आपको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको रीड कर लो, आप उसको रीड कर लो और आप हाईलाइट कर लेना जो जो चीजें आपको नहीं पता है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा एनाइन का पूरा डिस्कशन करके इसको अपन खत्म कर लेंगे, ठीक है। पर एक दिन लगेगा कैटाइन में, तो लेकिन इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं नोट्स भेजूंगा उनको आपको रीड करना पड़ेगा। आपको उसमें 70-80% चीजें हो सकता है आपको पता हो, बट सिस्टमेटिक वे में, जैसे अब ये क्या है, अब इसमें कोई हेडेक नहीं है, अपन को इतना याद रखना है और हार्डली 2-3 स्लाइड और होंगी पूरा लिखने के बाद, अपन को उतना याद करना है, तो एटलीस्ट ये पता चल जाए कि कितना याद करना है, तो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी पे फोकस होके हम फिर काम कर सकते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बातें सब? हाँ सर। और Yes, sir. कोऑर्डिनेट का एनालिसिस करो, मतलब आप ये पता करो, आप मेरे को वो मैसेज करो कि सर मेरे को ये चीज नहीं आती है ना, उसका अपन इलाज कर सकते हैं, बिकॉज पूरा कोऑर्डिनेशन तो करने का कोई मतलब नहीं है, करेक्ट। कोऑर्डिनेशन में यस सर। कोऑर्डिनेशन में जो जेई एडवांस में चीजें आ सकती हैं, जो मैंने टेस्ट में दिया था, ठीक है, वो आप बिल्कुल जेई एडवांस रेफरेंस मानो, ठीक है। तो उसमें कौन सी चीजें आप गलत कर रहे हो, वो बातें आइडेंटिफाई आप खुद से करो। अगर आपने उसमें 2 घंटे इन्वेस्ट करे तो आप उसमें आधा घंटा और इन्वेस्ट करो एंड आइडेंटिफाई कि कौन कौन सी चीजों में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो उन चीजों में जो प्रॉब्लम हो रही है वो आप आइडेंटिफाई करके मुझे मैसेज करो, मैं उनको थोड़ा थोड़ा एक एक लेक्चर में इंक्लूड करता जाऊंगा, एक एक 2-2 पॉइंट, और आपको समझाता जाऊंगा। क्लियर है? यस सर। चलो, तो संडे है, मैं आपको सॉल्ट एनालिसिस के नोट्स भेजता हूँ, ठीक है। यस सर। ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।